ठीक है। गुड आफ्टरनून अमनदीप, सबको गुड आफ्टरनून। क्लास मैं आज बहुत कम बोल पाऊंगा, मेरी आज एनर्जी उतनी नहीं है कि मैं आज बोल पाऊँ ज़्यादा, ड्यू टू माई हेडेक एंड आराम से करो सर। मेरे को आज फीवर काइंड ऑफ सिचुएशन लग रही है, बीपी डाउन है, हेडेक भी है, बॉडी पेन भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आज। तो आज उतना एनर्जेटिकली मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैं यूजुअली पढ़ाता हूँ यूजुअली। हाँ बस जो भी है कोई बात नहीं, चलिए क्लास। तो मैंने ये बताया था आपको कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं। प्रीति मैं आपकी बात नहीं कर रहा, और प्लीज क्लास आज ना थोड़ा सा मैं आप सबकी कन्वर्सेशन में इतना ध्यान नहीं दूंगा मुझको, क्योंकि नहीं मेरे से बोला जा रहा है इतना, मैं सिर्फ पढ़ा दूंगी यही काफी होगा। तो प्लीज कोई भी ऐसे कमेंट्स ना करो कि मुझे कुछ बोलना पड़े, ठीक। आराम कर लो सर आज। कोई बात नहीं अमरजीत, मैं इतना हूँ कि मैं आई कैन टीच यू, मतलब थोड़ा धीरे पढ़ा पाऊंगा लेकिन पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर और आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली थी। आफ्टर दैट मैंने ये बताया था आपको कि हमारे ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ठीक। आप में से कौन मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बता दो। अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं था कुछ भी, अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना। मैंने सिर्फ ट्रेजरी बिल्स करा था, और शायद मैंने कमर्शियल पेपर्स बता दिए थे क्या आपको? मैंने कमर्शियल पेपर्स बता दिए थे, यस। हाँ जी, कमर्शियल पेपर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आफ्टर दैट हम आते हैं अपना द नेक्स्ट थिंग विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज होते क्या है। हियर इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्लास प्रॉमिसरी नोट में आप सबसे स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी सी बात करनी है तो प्रॉमिसरी नोट पर आप एक चीज समझ लीजिएगा। मैंने ये बताया था कि अगर सपोज मैं किसी से पैसे लेता हूँ, पैसे लेने के दौरान पर क्या होता है कि उसने मेरे से कहा कि भाई ये पैसे तू कब तक रिटर्न करेगा और कितने ज्यादा रिटर्न करेगा। तो मैंने उसे ये एक लिख कर दे दिया कि आई विल रिटर्न दिस मनी टू यू ऑन दिस डेट एंड विद दिस अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख कर दे दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, एक प्रोमिसरी नोट बना। जो प्रोमिसरी नोट, जब कोई एक पर्सन जिसे वो प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस कर रहा है जो पे करने के लिए, ठीक है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, वो आपका क्या कहलाता है, इशूअर कहलाता है, ठीक है। इशूअर का मतलब होता है जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये पैसा आपको दे दूंगा, और जिसके लिए, जिसको वो पैसा मिलने वाला है, जिसको उसका बेनिफिट मिलेगा पैसे का, वो हमारा क्या कहलाता है, पेई कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज कि इशूअर और पेई कौन होता है। और एक वर्ड और आपका आएगा इशूअर और पेई के बाद आपका, दैट इज ड्रॉइंग, ठीक है। बियर भी कह सकते हैं, यस। तो एक्चुअल में हमारे पेई और इशूअर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे के कुछ केसेस में और भी। उससे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में समझिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखिए कि अब तक आपने बात की थी कि ट्रेजरी बिल्स इशू करता है आरबीआई, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी बात की थी हमने कमर्शियल पेपर की, जिसमें हमने बात की थी कि कोई भी कंपनी लोग जनता से यानी पब्लिक से पैसा लेती है, वो क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स इशू करती है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके कोई भी बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके कौन आते हैं, बैंक्स या फिर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब सपोज करना कि आपका पीएनबी है, एंड पीएनबी के पास, पीएनबी को ना पैसे की जरूरत पड़ी, तो पीएनबी ने क्या करा, पीएनबी ने ना एक पर्चा निकाला, एक आपका पेज निकाला, और उस पेज पे एक अमाउंट लिख दिया, दैट इज ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का अमाउंट लिख दिया, और उसके ऊपर उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो रख दिया 320 डेज का।
क्लास ये चीज आप सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हमारे जो डेज हैं वो 364 डेज तक के ही होंगे। तो हर एक बिल पर 320, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो चीजें मैं कहता हूँ ना, ये समझने की चीजें हैं। ये आपको इसलिए बोलता हूँ कि यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, दैट इज ऑफ 320 डेज का। ठीक, तो होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में उसने जब ये 1 लाख का 320 डेज के लिए पेपर इशू किया, तो उसने कहा कि ये पेपर 1 लाख का है और हम उसको कितने पे दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट पर दे रहे हैं। और 20% पे डिस्काउंट का मतलब उसने ये कहा कि हम उसको कितने पे दे रहे हैं, 80,000 में दे रहे हैं। 1 लाख पे 20% इज 80,000। ठीक है, तो 80,000 में वो उसको देने की बात करता है। यहाँ पर आपका क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी क्लास, सॉरी, दिस इज नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। दिस इज एक्चुअल में सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सॉरी, दिस इज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। कोई नहीं, आपने बस टर्म सही समझा है सब, बस आपने क्या समझा है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट समझा है अभी। ठीक क्लास, आई एम क्लियरिंग फिर से, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था जो कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू करते हैं। जिस चीज के लिए वो इशू करते हैं वो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ना कोई 3% सॉल्व होंगे। अब वो 3% कैसे होंगे, सपोज करो मैं हूँ और में से कोई है और है सपोज, ठीक है, हम 3% हैं। अब सपोज करो मैं गया कीरत के पास, मैंने कीरत से कहा कि कीरत मेरे ना पैसे दे दे। कीरत ने कहा कि अच्छा पैसे चाहिए, तो पैसे तो मेरे शौर्य के पास हैं, जाकर शौर्य से ले ले। ठीक है, तो कीरत ने जब ये कहा कि आप जाकर पैसे शौर्य से ले लो, तो मैं शौर्य के पास गया। शौर्य से मैंने कहा कि मेरे पैसे दे दो जो कि आपको कीरत ने कहे होंगे। अब हुआ क्या कि शौर्य ने मुझे ये बोला कि जाकर पहले ना पूरा एक डिटेल लेकर आओ कि किसने आपको क्या कहा है और कितने पैसे देने हैं, दैट्स इट। ठीक, तब जाकर मैं आपको ये दे पाऊंगा। तो हुआ क्या, कीरत ने ना एक पर्चा निकाला, कीरत ने एक पेज निकाला और उस पेज पे ना ये सब लिख दिया कि इतने इतने पैसे हैं और ये तुम फलाना ठिकाना। उसने सारी बातें एडजस्टेड लिखकर, लिखने के बाद उसने अपने साइन कर दिए। ठीक है, और वो पर्चा मुझे दे दिया कि जाओ अब ये पर्चा लेकर किसके पास पहुंच जाओ, आप शौर्य के पास पहुंच जाओ। जब मैं शौर्य के पास गया तो शौर्य ने क्या कर दिया, उस पैसे को मेरे को देने का ठान लिया। फाइन, ये आपका कहलाता है दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। इट मींस अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो मैं गया हूं कीरत के पास, मैं क्या हुआ, मैं हुआ पेई। मुझे मैंने जो पैसे दे रखे हैं किसको, कीरत को। कीरत ने वो मैंने वो पैसे कीरत को दे रखे हैं, लेकिन कीरत ने वो पैसे किससे लेकर देने हैं, शौर्य से लेकर देने हैं। तो मैं हुआ पेई। कीरत ने क्या करा, एक उस पे पर्चा बनाकर दिया पैसे लेने के लिए। तो कीरत क्या हुई, कीरत हुई मेकर या फिर ड्रॉयर। ठीक है, वो पर्चा बनाया उसने कि इतने इतने पैसे हैं जो कि तुम्हें किससे लेने हैं, शौर्य से लेने हैं। और शौर्य क्या हुआ, शौर्य हुआ ड्रॉई। समझ रहे हो बात क्लास, मेकर कौन हुआ, मेकर और ड्रॉयर हुआ कीरत। जो शौर्य हुआ वो क्या हुआ, ड्रॉई हुआ। और जो आपका मैं हूं, मतलब मुझे पैसे चाहिए, जो मैं क्या हुआ, पेई हूँ। ठीक है क्लास, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा आपका पेयर पॉसिबल नहीं है। देखिए, ड्रॉयर एंड ड्रॉई, ड्रॉयर एंड ड्रॉई एक पर्सन हो सकता है, कैन बी द सेम। एक ही पर्सन दो तरीके से रोल प्ले कर सकता है, ही और शी कैन बी ड्रॉयर और ड्रॉई भी। ठीक है, दूसरी बात करें तो ड्रॉयर एंड पेई, ड्रॉयर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। ड्रॉयर और पेई भी सेम पर्सन हो सकता है। लेकिन थर्ड टाइप ऑफ अगर मैं कनेक्शन की कॉम्बिनेशन की बात करूं, दैट इज ड्रॉई और पेई कैन नॉट बी सेम। ठीक है, ड्रॉई और पेई सेम नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात क्लास, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा कि ड्रॉई और पेई सेम क्यों नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियस है, मेरे ही पैसे मैं ही अपने आप से लेकर मुझे खुद को ही दूंगा, नो ना।
तो इसीलिए ड्रॉयर और पेई, सॉरी ड्रॉई और पेई जिनके लास्ट में ई आ रहा है ना, ये सेम नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, पेपर में इवन इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है, इवन मेंस में भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान से लगा कर आइएगा क्वेश्चन में कि ड्रॉई और पेई सेम नहीं होते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कुछ इस तरीके से। अब देखो क्लास, अगर ये मैं बात करूँ ना, इसी चीज को अगर मैं अब किसी बैंक के साथ थ्रू कनेक्ट कर दूं, यानी क्या मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के बताने की जरूरत है? इसमें वही पूरी बात लिखी है, मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। The bill of exchange is written order which binds one person to pay a determined sum of money to another person on demand or at the some point in time in the future. ठीक है? A bill of exchange contains three parties. तीन parties होती हैं bill of exchange में, और drawee who pays the sum of money, the payee who receives the sum of money, and the drawer to compels the drawee to pay the sum of the monies to the payee. ठीक है? शेफ, आप मुझे आज थोड़ा सा मतलब बख्श सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ना एबल नहीं हूँ सच बताऊं तो पढ़ाने के लिए, बट आई विल मेक श्योर आई विल एक्सप्लेन यू, बट व्हेन आई विल बी मतलब ठीक ठाक हो जाऊंगा तब, बिकॉज चीजों में ना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है मुझे आज ना बहुत ज्यादा, मतलब मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ यूजुअली। ठीक है? So please give me मतलब give me time for 1 day or 2 day, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक? डोंट वरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज मोस्टली यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का तरीका है, ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड्स में। ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज हैज डिफरेंट टाइप व्हिच आर एज फॉलोज: बैंक ड्राफ्ट, साइन ड्राफ्ट, टाइम ड्राफ्ट। ठीक है? इस तरीके से भी बिल ऑफ एक्सचेंजेस बनते हैं। इनके बारे में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, बैंक ड्राफ्ट, साइन ड्राफ्ट एंड टाइम ड्राफ्ट। आपको सिंपल अभी मैं एक चीज बताऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। ठीक? अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं पलट करना, मैं यहाँ पर अब 3 पर्सन की जगह मैं कोई 2 लोग रखूं और एक थर्ड जो पर्सन है उसको मैं बदलकर बैंक कर दूं, तो ये चीज क्या बन जाएगी क्लास? अगर सपोज करो अब शौर्य को बदलकर मैं क्या कर दूं, शौर्य को कोई बैंक बना दूं, तो ये चीज क्या कहलाएगी? सोच कर बताइए। बैंक ड्राफ्ट। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में क्लास शेफ ये हो रहा था, कमर्शियल पेपर आपको मैं बता चुका हूँ। कमर्शियल पेपर हमने ये पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल पेपर कंपनीज करती हैं जनरेट, और हम बात कर रहे हैं बैंक्स की। या वीना, मंजुनाथ, नितेश चंद्र, देखिए अगर इसमें अब थर्ड पर्सन लाइक कीरत, मैं और शौर्य थे, अब शौर्य को चेंज करके हमने बैंक अगर बनाया, और ये एक्चुअल में अब कीरत ने एक पर्चा जो दिया, किसके लिए दिया? बैंक के नाम से दिया। अब ये जो बैंक के नाम से पर्चा दिया है ना, इट विल बी योर चेक। क्या होगा? ये आपका चेक होगा। क्योंकि वो चेक क्यों होगा? क्योंकि जिस बैंक में उसका अकाउंट है कीरत का, उसने उस बैंक का मुझे चेक काट कर दे दिया। चेक में भी तो यही चीज होती है ना। चेक में क्या लिखा होता है? चेक में लिखा होता है कि आप इतने पैसे इस बंदे को दे दो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है? तभी तो साइन करके आप क्या करते हो? बैंक से मुझे दिलवा सकते हो पैसा। तो ये चीज, हाँ, क्योंकि सम ऑफ मनी अब कौन देगा? बैंक देगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे समझ जितना आ रहा है, आपको भी उतना ही समझ आ रहा होगा कि चेक क्या है। बस चेक सेम चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी, बस अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? थर्ड पार्टी विल बी दी बैंक। ठीक है क्लास? यहाँ पर बैंक
क्या होगा, बैंक आपका बनेगा ड्रॉई, ठीक है। बैंक ड्रॉयर कैसे हो सकता है, चेक तो वो कीरत का है ना, बैंक ड्रॉई होगा प्रीति, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए चेक, कोई मुझे बता सकता है कि चेक के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स आर एक्चुअली। 3 टाइप्स होते हैं चेक्स के कीरत, 2, कौन कौन से, कौन कौन से कीरत एंड शौर्य। ओपन क्रॉस्ड एंड ब्लैंक, 3 months। कीरत आप क्या कह रहे हो, आई एम आस्किंग चेक के टाइप्स कितने होते हैं। 3 months की वैलिडेशन होती है, अच्छा यू आर सेइंग दिस। क्लास चेक के ना टाइप्स नहीं होते हैं, चेक के 0 टाइप्स होते हैं। ऑल यू आर सेइंग ना जो, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द चेक, ठीक है क्लास। This is the main thing which are actually asked in the exam कि how many types of our checks, ठीक। चेक्स के टाइप्स नहीं होते हैं, चेक्स की कंडीशंस होती हैं। चेक होता क्या है, चेक क्या कहता है, चेक जनरली, चेक इज अ स्टेटेड ऑर्डर ना, चेक इज अ स्टेटेड ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू अ बैंक टू पे अनदर पार्टी, फाइन। और किसी चेक पर आपने कुछ, किसी भी बैंक का उठा लो, कुछ अलग देखा है क्या, सब पर आपने MICR कोड, IFSC कोड, एक टू पे दिस अमाउंट, लास्ट में सिग्नेचर, नीचे में उसका नंबर, चेक नंबर, दैट्स इट ना। तो हाउ कैन यू से दैट कि चेक्स के 4 टाइप होते हैं या फिर 2 टाइप्स होते हैं। चेक की सिर्फ कंडीशंस होती हैं, एंड कंडीशन फॉर व्हाट, कंडीशन फॉर व्हाट, कैसी कंडीशंस, वैलिडिटी, ये तो सिर्फ एक कंडीशन हुई, और कोई सी कंडीशंस, क्रॉस्ड अकाउंट पेमेंट, to pay the amount in the given time। चेक की कंडीशंस क्लास पता है कैसी होती हैं, अगर हम बात करें ना, बाउंस हो जाता है, ओके फाइन, नॉट नेगोशिएबल, या जो वर्ड मुझे चाहिए था ना वो वर्ड अब निकल कर आया है, बाय द श्योर, यस। एक्चुअल में ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब ना हमारे, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ना आपका एक एक्ट बना हुआ है, क्योंकि इनका काम है, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है क्लास, यस, इजली ट्रांसफरेबल। एक्चुअल में जो भी आपके ये टर्म्स आप पढ़ रहे हो ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, दीज आर द इजली ट्रांसफरेबल थिंग्स। और इनके लिए आपका एक एक्ट बना था, और ये एक्ट कहलाया था आपका NI एक्ट, दैट वाज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक, जो कि आपका 1881 में बनाया गया था, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि आपका सेक्शन 13 में रखा गया है, ठीक। और इसी में हमारे यहाँ ट्रांसफरेबल की अगर हम बात करें तो आप प्रोमिसरी नोट को ले लो,
चेक को ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंजेस को ले लो, ये तीनों चीजें किस में आती हैं आपकी, ये आती हैं आपकी, हाँ इट इज साइन डॉक्यूमेंट्स, एग्जैक्टली, साइन ऑफ दैट पार्टी विच आर एक्चुअली गिविंग दैट मनी, ठीक, जो उस मनी को दे रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इन तीनों में ना तीन तीन पार्टीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसरी नोट ऐसा है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रोमिसरी नोट में सिर्फ दो की बात हो रही थी ना कि मेरी और किसी एक बंदे की जो कि पैसा मांग रहे थे, बस मैंने लिख कर दे दिया था। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक में तीन पार्टीज होती हैं। साथ के साथ एक चीज याद रखिएगा क्लास, सेक्शन 13 में ये मेंशन है आपका नेगोशिएबल एक्ट, सेक्शन 13 के सेक्शन 4 में आपका प्रोमिसरी नोट रखा गया है, सेक्शन 5 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है और सेक्शन 6 में आपका चेक है, ठीक है। सेक्शन 6 में आपका चेक है, सेक्शन 5 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है एंड प्रोमिसरी नोट आपका सेक्शन 4 में है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। यू ऑल आर राइटिंग ना क्लास, प्लीज, मैंने बोला है क्या आप अपना एक रजिस्टर साथ रखकर बैठा करो, उसमें लिखते रहा करो कुछ चीजें जो मैं जनरली आपको बोलता हूँ बीच में, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है वो तो है ही, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी बता देता हूँ बीच में जो आपको लिख लेनी चाहिए साइड वाइज। साथ के साथ अगर हम बात करें ना क्लास, तो हमारे चेक जो होते हैं ना, सेक्शन 6 में चेक है साजन, सेक्शन 6 में चेक है। अगर हम बात करें चेक्स की, तो चेक्स ना हमारे कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, चेक्स हमारे जो होते हैं वो कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं। कोई मुझे समझाएगा ये बात की, या फिर आपको अगर समझ आ रही हो कि कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑर्डर? आई नो क्लास यू आर नॉट एंजॉइंग टुडे बिकॉज क्लास को बहुत स्लो एक तो मोड में मैंने कर रखा है आज, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं जग पा रहा होगा अंदर। हाँ जी बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल? हम कैसे कहें कि चेक आपका कंडीशनल ऑर्डर होता है? देखिए होता क्या है, हाँ आप सही जा रहे हैं, कंडीशनल ऑर्डर का मतलब होता है जब आपकी कोई कंडीशंस वेरी करती हैं, ठीक है, और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। क्लास क्या आपने कुछ वर्ड्स के नाम में, मतलब वर्ड्स बोल रहा हूँ, क्या आपने वो सुने हैं? लाइक आपने शायद सुना होगा एंटी डेटेड एंड पोस्ट डेटेड चेक, सुना है आपने? एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। What does that mean, antedated and post-dated? जब चेक की डेट निकल जाती है, यस, ऐसे ही आपने, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। आपने क्या ऑर्डर चेक और बियरर चेक सुना है? ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक। हाँ तो बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक?
हाँ जी, गुड। एक्चुअल में जो ऑर्डर चेक होते हैं ना, पी भारनी, ओके आपने तो माइक ऑफ कर लिया, चलिए अच्छी बात है। ऑर्डर चेक की अगर बात करते हैं ना क्लास, तो ऑर्डर चेक होते हैं वो चेक जिस पे जिसका नाम लिखा होगा ना, जिस पेई का नाम लिखा है उसको ही पेमेंट मिलता है, किसी और को उसका पेमेंट नहीं मिल सकता। ठीक, उसे अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, वो खुद से ही जाएगा तो ही बैंक उसको क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, ऑर्डर चेक में वो ही पैसा निकाल सकता है, यस प्रीति, जिस पर उसका नाम होता है। ठीक, जबकि अगर हम बात करें बियरर चेक की, तो बियरर चेक में आपने शायद चेक सबने देखे ही होंगे, बियरर चेक में ना स्लैश करके ऑर्डर भी लिखा होता है। ठीक है, अगर आप वो ऑर्डर वर्ड काट दो ना, और सिर्फ ऑर्डर वर्ड काटने पर वो क्या बन जाता है, वो बियरर चेक बन जाता है। और बियरर चेक ना अनसेफेस्ट होता है। अनसेफेस्ट का मतलब होता है कि अगर सपोज करो आपने चेक पे जिसका नाम लिख रखा है, होगा क्या कि अगर वो कभी चेक आपका गिर जाए कहीं, कुछ ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, तो कोई भी उसको ना काट कर, मतलब वहां से वो ऑर्डर वाला हटाकर, ऑर्डर से हटाकर उसको क्या कन्वर्ट कर सकता है, बियरर चेक में कन्वर्ट कर सकता है, तो कोई भी पैसा निकाल सकता है। ठीक, तो ये अनसेफेस्ट चेक फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं बिफोर डेट की, बिफोर डेट का मतलब अगर मान लो चेक पर जो डेट है वो है आपकी 30 जुलाई 2019 कुछ लिखा हुआ है। ठीक, 30 जुलाई 2019 सपोज लिखा हुआ है, और उसको इशू किया जा रहा है आपका, दैट वाज 31 के लिए, 31 जुलाई 2019। दिस टाइप ऑफ चेक इज नेम्ड एज एंटी डेटेड चेक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी एक डेट पीछे शिफ्ट हो जाए, लाइक आपका मैं मतलब और आगे एक्सटेंड कर दूं, अब मैं अगस्त में ले जाऊं इसे, 10 अगस्त के आसपास कर दूं, तो ये किस में आ जाएगा, ये पोस्ट डेटेड चेक में आ जाएगा। ठीक है, एंटी डेटेड का मतलब होता है जस्ट एक डेट आगे, जस्ट एक डेट आगे, जो चेक पर डेट है उससे एक डेट आगे। पोस्ट डेटेड का मतलब है हम उसकी डेट 1 महीना या 2 महीना आगे एक्सटेंड कर दे, तो दैट विल बी पोस्ट डेटेड। ठीक है, ये एंटी डेटेड नहीं है सुश्री, सुश्री होता, इट्स एंटी डेटेड, ANTE, एंटी वर्ड नहीं है, ये एंटे है, एंटी डेटेड। ठीक है, पेपर में भी एंटी वर्ड लिखा हुआ आएगा, ANTE। अब आपने शायद देखा होगा कि चेक्स पे ना आपका चेक्स को जब क्या कहते हैं क्लियरेंस दिया जाता है, तो आप दो तरीके से चेक का क्लियरेंस होता है, या तो आप मैनुअली करते हो कि डिटेल्स चेक कर ली एंड देन वो क्लियर हो जाता है, और या फिर वो ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आपने देखा हो कि चेक पे ना कभी कभी हम जनरली लोग क्या करते हैं, चेक के कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं। तो पैरेलल लाइंस बनाने का मतलब क्या होता है कि वो क्रॉस चेक किया है। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनाने का मतलब होता है कि वो क्रॉस चेक है, और ये भी चेक की क्या है, ये सेफेस्ट फॉर्म होती है। ठीक, क्लास क्लास समझ आ रही है बात? और साथ के साथ उसका मतलब पैरेलल लाइंस का दो मतलब भी होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस ना हम दो टाइप्स की वहां पर खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक एक तो जनरल वे में कैसे कि जस्ट ऐसे ही दो लाइन बना दी कॉर्नर पे उसके, तो इट मींस नॉट नेगोशिएबल है। ठीक है, अब वो ट्रांसफरेबल है, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक वे में, तो स्पेसिफिक वे में अगर दो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं और उसके मिडल में हम सपोज किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, तो इट मींस वो किसके बिहाफ पर है, वो उस बैंक के बिहाफ पर है जिसमें उसका नाम लिखा गया है। तो दो पैरेलल लाइंस बनाई सपोज, और मैंने लिख दिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो यानी इट मींस वो किसके बिहाफ पर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओनली उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये स्पेसिफिक वे होता है कि जिसमें उसका दो लाइंस के बीच में उसका नाम लिख दिया जाए। बाकी अगर जनरल वे में किया है तो वो नॉट नेगोशिएबल होता है। ठीक,
तो चेक के लिए ये इस टाइप की कुछ बातें आपको बतानी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा चेक के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इट इज मोस्ट कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट सर्व्स एज अ ड्राफ्ट एंड पेबल बाय द पेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन रिसिप्ट डिफाइनिंग द अमाउंट ऑफ मनी। यस, या फिर सिंपली मैंने जो बताया था कि इट इज अ स्टेटेड ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू अ बैंक टू द अनदर पार्टी, फाइन, टू पे अनदर पार्टी। उसके साथ साथ कैशियर चेक, मनी ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, पर्सनल चेक, सीटीसी आर द टाइप्स ऑफ चेक्स। दीज आर नॉट एक्चुअली टाइप्स, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि चेक्स के नेम है, नॉट द टाइप्स। ठीक है, ये उस बिहाफ में मैंने ये टाइप्स लिखा है, ये चेक्स के नेम है ना कि टाइप्स है। ठीक, उसके साथ साथ मतलब सबका कॉमन फंक्शन है, ऑल आर चेक्स। वॉइस नहीं आ रही है क्लास, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, प्रीति आप अपना कनेक्शन चेक करिए। ओके, एक तो मैं आज धीरे भी बोल रहा हूँ बहुत ऊपर से। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम में अगर शीतल आएगा तो जीरो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जीरो। देयर इज नो टाइप ऑफ चेक, दीज आर काइंड ऑफ नेम ऑफ द चेक्स। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेक्स में ये मतलब टाइप वर्ड आ गया है, तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। बाकी मैं इसको कुछ और वर्ड लगा दूंगा यहाँ पर, आदि नेम ऑफ द चेक्स कर दूंगा, ऐसा कुछ करके भेज दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मनी ऑर्डर विच इज द कॉमन टाइप ऑफ चेक मे और मे नॉट बी इशूड बाय द पेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर द कैश विद द इश्यूज आइडेंटिटी पॉलिसीज वंस इट रिसीव्ड बाय द पेयर। मनी ऑर्डर के बारे में आप सबको पता होगा, मनी ऑर्डर जो होते हैं ये इशू नहीं किए जाते बाय द पेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, इट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर द कैश, सिर्फ ये एक्सचेंज किए जा सकते हैं कैश के साथ विद द इशूइंग एंटिटी पॉलिसीज वंस इट इज रिसीव्ड बाय द पेयर। ठीक, अब आता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स मैं ये बता चुका हूं आपको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझाया ना मैंने स्टार्टिंग में ही, जो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिवर्ट हो चुका था, पीएनबी वाला केस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉस्ड चेक्स? क्रॉस्ड चेक्स के दो टाइप, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल इज नॉट नेगोशिएबल एंड स्पेसिफिक इज लाइक बैंक का नाम लिख दिया एज एआई, दो लाइंस खींचकर उसके बीच में। ठीक है शौर्य, सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप समझ चुके हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक ऑन अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। जो चीजें मेंशन कर रखी हैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इशूज द सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स which is regulated by the Reserve Bank. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करवाता है? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रेगुलेट कौन कराता है? आरबीआई ऑफ इंडिया इज अ प्रोमिसरी नोट एंड द इंटरेस्ट ऑन हिज इज दिस इज पेड बाय द बैंक। फाइन, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो देखिएगा CDs यानी certificates of issued in the demat form and can be withdrawn principal as well as interest on it after certificate of deposit mature। ठीक है, आपको डीमेट फॉर्म पता है क्लास? मैंने शायद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कराया है क्या आपको टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं कराया है? ओके, हाँ ऑब्वियस क्लास मैंने दूसरी क्लास में कराया है, आप तो न्यू स्टूडेंट है ना, सॉरी सॉरी। हाँ, तो डीमेट फॉर्म पता है? डीमेट फॉर्म, डीमेट फॉर्म पता है आप सबको? हाँ, न्यू डीमेट्रलाइज्ड, यस ज्योतिष।
क्या फंक्शन होता है डीमेट अकाउंट का? Yes, शेयर्स आर डिलीवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट्स बेसिकली जितने भी आपके शेयर्स वगैरह होते हैं ना, इन सब शेयर्स के लिए आपके क्या खोले जाते हैं, डीमेट अकाउंट्स खोले जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली, तो ट्रेडिंग के लिए जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब डीमेट अकाउंट्स कहलाते हैं। तो एक्चुअल में सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो है वो डीमैट फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक, जिनको हम प्रिंसिपल और उनके इंटरेस्ट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम जब आपकी सीडी मेच्योर हो, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मेच्योर होने के बाद भी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स को क्या किया जा सकता है, विड्रॉन कराया जा सकता है, जबकि आपके अनदर में ऐसा नहीं होता। याद होगा ना, मैंने बताया था कि लाइक अगर किसी भी मेच्योरिटी टाइम के बाद कोई ये चीज सेल की जाती है, लाइक ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल, तब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड इज CD issued by the commercial bank has maturity for 7 days to 1 year. 1 year यहाँ जब भी वर्ड आ रहा है ना क्लास, तो माइंड इट इज ओनली फॉर 364 days, 365 days नहीं होना चाहिए, ठीक। And issued by the financial institution, it ranges from the 1 to 3 years. एक्चुअल में ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, वो आपके 7 डेज से 1 ईयर तक के लिए हो सकते हैं, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इशू करते हैं तो इनकी रेंज होती है 1 to 3 years मेच्योरिटी पीरियड। मिनिमम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो सिर्फ कितने का हो सकता है, 1 लाख, मैक्सिमम भी यही है। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी ट्रांसफर्ड बट इन द डीमैट फॉर्म, ठीक है क्लास। सो दिस इज अबाउट योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई आपके सारे किसके, दैट इज योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कभी भी हमें कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूज करने हैं तो उसके लिए आपका एक एक्ट है, क्योंकि ये आपके ट्रांसफरेबल होते हैं, तो इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल से शब्दों में लिखी हुई है। इट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिसेस अ सम ऑफ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन or the assignee. Negotiable instruments are transferable and signed documents which gives the assurance to the bearer a sum of money at a future date or on demand. The payee who receives the payment must be named and otherwise indicated on the instrument. And the some negotiable instruments are the checks. चेक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, मनी ऑर्डर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ETC। और इन्हीं के लिए आपका एक एक्ट बना था जो कि 1881 में बना था, वही बात जो मैंने बताई। बाकी सेक्शन 13 है और आपके तीनों के लिए मैंने सब सेक्शन भी बता दिया, 4, 5 एंड 6, ठीक है क्लास। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी टर्म्स और रहती हैं आपकी जो आपको समझनी है, दैट इज योर कमर्शियल पेपर, आप समझ चुके हैं, कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी, ठीक है। अब ये हम मनी मार्केट वाले उस पर आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं है, मनी मार्केट वाले पॉइंट में जो आपके पेमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें है ये, ठीक है। कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी। कमर्शियल बिल क्या होते हैं, देखिए कमर्शियल बिल एक्चुअल में कमर्शियल पेपर की तरह ही है। कमर्शियल बिल में यहाँ पर कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा बेसिकली जो कमर्शियल बिल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि आपका सेम कमर्शियल बिल में कंपनीज कर रहे थे, ठीक, बिल्कुल सेम एज है। इनकी जो देखो पढ़ के देख लीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। In such a bill, the seller will draw a bill of exchange and the buyer of the good will have to accept the bill. बहुत हद तक ये वर्क करता है किसकी तरह, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, लेकिन टाइप कैसा होता है, कमर्शियल पेपर की तरह होता है। इफ इट इज अ मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट विल बिकम अ ट्रेड बिल। अगर ये सपोज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिया गया है तो ये क्या कहलाता है, ट्रेड बिल कहलाता है। जबकि द सेलर कैन गेट डिस्काउंट आफ्टर गोइंग टू हिज बैंक, टाइप ऑफ वॉचर, यस श्योर, टाइप ऑफ वॉचर है ये कमर्शियल बिल एक्चुअली।
It will the seller can get discount after going to his bank. डिस्काउंट मिल जाता है अगर इस कमर्शियल बिल को लेकर जाते हैं किसी भी बैंक में. Here the bank will promise to pay the amount if the buyer is unable to do so. Fine. तो इस टाइम के लिए आपका बैंक पे करता है अगर बायर इसको नहीं कर पाता है तो. एंड दिस वे योर ट्रेड बिल बिकम्स अ कमर्शियल बिल, और इसी वजह से ये ट्रेड बिल क्या कहलाने लगता है, फिर कमर्शियल बिल कहलाता है. The duration of such bills is 30 days, 60 days and 90 days. It is a negotiable instrument and is also self-liquidating in nature. ठीक है, ये negotiable instrument होता है और self-liquidating का मतलब अपने आप से पेमेंट करने की बात इसमें होती है, इससे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट्स अ सेल्फ स्टेटेड. फाइन. उसके साथ अगर हम बात करें कॉल मनी, व्हाट इज कॉल मनी? Call money actual में there may be times when the bank needs help regarding the funds. बहुत से टाइम ऐसे होते हैं जब बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो they depends on the commercial banks for a short term loan. तो वो किस पर डिपेंड करते हैं? कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंड करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म लोन. ठीक. उसके बाद दीज मनी जो शॉर्ट टर्म लोन के लिए ले रहे हैं वो आपकी क्या कहलाती है? कॉल मनी कहलाती है. कॉल मनी का मतलब ये बस कि एक्चुअल में किसी भी एक बैंक को नीड हुई पैसे की और वो किसी दूसरे बैंक के पास ही चला जाए, आरबीआई के पास ना जाए, तो वो टाइप ऑफ मनी जो ली जा रही है, बोरो की जा रही है शॉर्ट टर्म लोन के बेसिस पर, वो आपकी क्या कहलाती है? कॉल मनी कहलाती है. ऑल्सो एन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हैज नो मेच्योरिटी डेट एंड इज पेएबल ऑन डिमांड. और इस ट्रांजेक्शन की कोई भी ना, इंटर बैंक जिससे पैसा लिया जा रहा है उसकी कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होती है. जब बैंक डिमांड कर देगा तब उसे वो देना पड़ेगा. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉल मनी का नाम दे रहे हैं. मैंने आज एसबीआई ने आज पीएनबी से लिया, पीएनबी ने एसबीआई ने दे तो दिया पीएनबी को पैसा, लेकिन पीएनबी ने एसबीआई ने जब मांगा तब पीएनबी को रिटर्न करना पड़ेगा ऑन डिमांड. Most of the bank relies on the call money to maintain their CLR. एक्चुअल में ये जो कॉल मनी का कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है कैश लिक्विडिटी रेशियो में, CLR में. ठीक है, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस. ठीक है, CLR क्या होता है क्लास? जो न्यू स्टूडेंट्स है ना उनका ये सेपरेट लेक्चर होगा, उसमें आप समझ पाएंगे. ठीक है क्लास, क्योंकि मुझे आपको आरबीआई की कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं, तब जाकर आपको ये बातें समझ आएंगी, CLR वगैरह. CRR भी होता है, कैश रिजर्व रेशियो इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम द CLR. शेफ, कैश रिजर्व रेशियो इज योर कैश की फॉर्म में बैंक्स का एनडीटीएल आरबीआई को जाता है, दैट इज 4%, जनरली 4%. ठीक. और जनरली जो कॉल मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं? कॉल रेट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो हर बैंक अपना अपना कॉल रेट डिसाइड कर लेते हैं. निकिता, SLR एंड CRR क्या बताऊं निकिता? इसमें मतलब क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड CRR क्या होते हैं ये बताओ. निकिता आप भी न्यू स्टूडेंट है ना? निकिता आप न्यू स्टूडेंट हैं, मैं डोंट वरी, इसका आपका सेपरेट क्लास होगा. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इवन बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कराऊंगा. ठीक, आपकी क्लास ये कॉमन क्लास है, डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स. आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग. हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से स्टार्ट करूंगा, तब जाकर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. बैंकिंग सिस्टम आया कैसे, देन आरबीआई का फंक्शन, आरबीआई की सब्सिडरीज, आरबीआई के एसोसिएट्स, ये सब कराने हैं मुझे. फिर आपकी आरबीआई मनी मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है, मनी को कैसे बैलेंस करता है इकोनॉमी में, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग आई विल डू. फाइन. आज तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आपके जवाब तक भी दे सकूं, मतलब मुझे पढ़ाना भी भारी हो रहा है, इवन जवाब तो खैर. इट्स वेरी हेक्टिक डे फॉर मी, मतलब इट्स लाइक क्या ही करूं मैं आज. इवन अभी लेक्चर्स और भी पेंडिंग्स हैं.
इमरजेंसी फंडिंग का मेच्योरिटी पीरियड शेफ, ये बैंक, आप इस रिगार्डिंग तो नहीं पूछ रहे हो, कॉल मनी के रिगार्डिंग तो नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि ये भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है एक तरीके से। अच्छा, मेच्योरिटी पीरियड शेफ हर एक बैंक का ना डिसाइड होता है, मतलब इट डिपेंड्स कि वो उसका ना पूरा ट्रांजेक्शन्स एंड ओवरऑल ये चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर ये डिसाइड किया जाता है कि मेच्योरिटी पीरियड कितना रखेंगे। ठीक है, प्रीवियस डेटा पूरा देखा जाता है। आप उस एमएसएफ में नहीं कहिए, फिर ना आप उसमें कहिए ना कि ये तो उसमें आएगा ना आपका बैंक रेट में 24 आवर्स। शेफ 24 आवर्स वाला, हाँ हाँ हाँ, दैट इज बैंक रेट फॉर 24 आवर्स, यस। हाँ, 1 डे, यस। ठीक है क्लास, बाकी क्लास आई विल डू, मतलब अब मैं इस टॉपिक को आगे, और मतलब अभी थोड़ा सा रहती है इसमें चीजें, जैसे मुझे आपको सब भी बताना है। यस प्रीति, आपका फर्स्ट डे है, बताइए क्या हेल्प कर चाहिए आपको, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी। आपको नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? कोई बात नहीं प्रीति, आपका आज फर्स्ट डे था ना, आपने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड करी है मनी मार्केट की ना, उस प्रीवियस क्लास को अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आप यूट्यूब पर जाइएगा, मनी मार्केट का मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देन देखिएगा, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल मेक श्योर कि आपको समझ आएगा। बस वो जो आपके लेक्चर्स छूटे हैं या फिर जो लेक्चर्स आपको मुझे रिपीट करने हैं, वो लेक्चर्स हो जाने दो, सब फ्लो में आ जाएगा आपका। बहुत ज्यादा आप पैनिक मत हो, डोंट वरी, इतना ज्यादा ऐसा मत सोचो कि कुछ भी नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप क्या करो, आप यूट्यूब पर जाकर मनी मार्केट का एक बार लेक्चर देख लो फर्स्ट। वो आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में हुआ था मेरा, मंडे ट्यूसडे में हुआ था, आप डेट की वाइज देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और आप वहां से उसको करके देन ये लेक्चर फिर से देखना। आई होप सो इवन 70% आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ टर्म्स बीच में आएंगी जो नहीं होंगी क्लियर, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस नहीं हुई हैं आप सबकी ना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी। ठीक है, बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे। बाकी मैं इतना, आज आप जो भी न्यू ऐड हुआ है उनको देख के लग रहा होगा कि मैं आज कितना सुस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत ही स्लो नहीं पढ़ा पाता, मेरा फ्लो बहुत तेज रहता है, आई एम नॉट एबल टुडे टू डू। ठीक है क्लास। ऑल स्टूडेंट जो पुराने हैं दे नो मैं कितना फास्टली पढ़ाता हूँ, कभी कभी तो बच्चे खुद बोल देते हैं कि सर थोड़ा स्लो चलिए, इतना फास्ट मत पढ़ाइए। ठीक है, सो हाँ, मैं इसमें बात कर रहा था आगे की टॉपिक्स में, इसमें आपको MICR, IFSC, ये सब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मनी मार्केट अभी फिनिश नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं जो और समझानी है आपको, और उसके बाद फिर आपका कैपिटल मार्केट बताऊंगा मैं। ठीक, तो मनी मार्केट डन होती है, कैपिटल मार्केट,
शेफ आपका सिलेबस कितने टाइम में कवर हो जाएगा? शेफ अभी तो आप न्यू हो, आपका एक भी लेक्चर सही से नहीं हुआ, 2 ही लेक्चर, आज दूसरा लेक्चर था शेफ आपका। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, मतलब ये आपका पूरा बैंकिंग अवेयरनेस है। अराउंड इट विल टेक मे बी 40 lectures, 45 lectures मे बी, क्योंकि जो कंटेंट मुझे देना है फॉर बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड वो एटलीस्ट इतना टाइम लेता है। शेफ आपने बैंकिंग के लिए ज्वाइन, मतलब बैंक स्टूडेंट हो आप या एसएससी के लिए हो? एसएससी के लिए हो आप, तो एसएससी वालों का तो जल्दी ही हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसे ये मिक्सअप टॉपिक्स हैं जो एसएससी के लिए मेन है, वो भी मैं बताता चलता हूँ। एसएससी के लिए जैसे आरबीआई का मेन टॉपिक होता है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया मेन होता है, ठीक। बाकी स्टैटिक जीके बहुत आता है शेफ एसएससी वालों के लिए, स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। प्रीति गौरकर आप भी एसएससी की हो, कोई बात नहीं, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, ये सबको पढ़ना है। मनी मार्केट सबको करना है, दिस इज फॉर एसएससी आल्सो एंड बैंक आल्सो। गौरव, जो मैं सिलेबस कवर करूंगा ना वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी सफिशिएंट है, यस। उसमें कुछ ही चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, मतलब अराउंड अराउंड आपका 80 to 85 90% तक का मेरा डन हो करा दूंगा मैं। 10% ही कुछ चीजें होंगी जो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ठीक है गौरव? बाकी किसी को और कुछ पूछना है तो ये क्लासेस तो मेन एसएससी के लिए हैं। बैंक शिवम प्रजापति, ये कॉमन बैच है एसएससी प्लस बैंक, तो मोस्ट ऑफ दी मैं जो टॉपिक्स करा रहा हूँ ना, ये शुरू के जो आपको करा रहा हूँ ये दोनों के लिए कॉमन है। बाकी जो अब आगे कराता चलूंगा ना तो मैं मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये चीज बैंक वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज एसएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कुछ भी शिवम, ठीक है शिवम? पायल, आपका नाम पायल, आई एम प्रोनाउंसिएटिंग, मुझे ठीक बोल रहा हूँ मैं, पायल सिंघा या पायल सिंघा? इट्स पायल, ओके। योर स्पेलिंग इज PAYYEL ना, दैट्स व्हाई थोड़ा सा इसमें मुझे लगा ही था कि पायल होगा, लेकिन मैंने पायल बोला उसको देखकर। ओके महापत्रा जी, पायल महापत्रा जी, ये जो चीज है ना, this is enough for the exam point of view, but if you want to take it more, मतलब और ज्यादा चीजें करना चाहते हो तो आपको बुक रेफर करनी चाहिए। एंड बुक के लिए मैंने बोला है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक है, बैंकिंग अवेयरनेस इवन फॉर एसएससी आल्सो, ठीक। तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, दैट इज गुड इनफ बुक, जिससे आपको बैंक रिलेटेड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इवन एसएससी से। अच्छा, आपका बेस भी नहीं है इकोनॉमिक्स में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पायल, आप ये बुक खरीदो, आप हो जाएगा। कीरत क्यों, आप क्यों, मतलब ऐसा क्यों लेफ्ट क्यों करना चाहते हो? बस एंड हो जानी है, क्लास हो ही गई है। डोंट वरी, डोंट वरी, आपका सब, हाँ तो आपकी नेक्स्ट क्लास है कीरत, आप कर लीजिए लेफ्ट। एसएससी में कितने टॉपिक हैं? वही 10 से 12 टॉपिक हैं एसएससी में इकोनॉमिक्स के सिर्फ, ठीक है क्लास? सो डोंट वरी, मैं सबकी हेल्प के लिए रेडी हूँ, और जिनका जो बैकग्राउंड नहीं भी है उन सबको समझ में आएगा, डोंट वरी, फाइन। सब कुछ होता चलेगा, सब फ्लो में आ जाएगा, जस्ट गिव द टाइम। टाइम के साथ आपने टॉपिक्स तो वो भी नहीं पढ़े होंगे ना जो इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग वालों को पहले इंजीनियरिंग का कुछ पता था नहीं ना, लेकिन अब वो इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में पता है, तो सेम एज जब वो बैंकिंग का पढ़ेंगे तो बैंकिंग के बारे में जान जाएंगे, ठीक है क्लास? सो थैंक यू सो मच, this is for all today, thank you so much.